हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम अपन डिस्कस करने जा रहे हैं एमटी एडवांस का पेपर और पेपर 1 के साथ स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सेट है 1 से 30 तक के एलिमेंट्स हैं, इसमें से 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स आपको सेलेक्ट किए जाते हैं सो दैट दे आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये सिंपल सी बात थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर 3 चीज़ें आपको दी गई हैं तो कैसे चूज करते हैं हम? या तो आप ए और सी के बारे में चिंता कीजिए, बी तो आपका अपने आप फिक्स हो जाएगा कि a+c/2 है ना। तो ए और सी अगर आप चूज कर लोगे तो बी अपने आप सिलेक्शन हो ही जाना है और उसका सिर्फ एक ही तरीका होगा। तो आपको चिंता किसकी करनी है? ए और सी का सिलेक्शन कैसे करें, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए कि ए और सी दोनों इवन हो या फिर दोनों ऑड हो, क्योंकि अगर एक इवन रहा एक ऑड रहा तो a+c/2 आपका कैसा हो जाएगा? फ्रैक्शनल हो जाएगा, है ना। a+c आपका ऑड नहीं होना चाहिए, a+c आपका इवन ही होना चाहिए, तभी तो बाई 2 करने पे आपको b एक इंटीजर क्वांटिटी मिल पाएगी। तो रिक्वायरमेंट क्या है? 3 नंबर्स अगर AP में है, या तो दोनों a और c का जब आप सिलेक्शन करो तो a और c दोनों ही इवन हो या तो दोनों ही ऑड हो। तो इसके लिए नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? ठीक है, तो 15 चीजें आपकी इवन है, 15 चीजें ही आपकी ऑड भी हैं, है ना। तो 15 में से कोई भी 2 चूज कर लो, इवन का सिलेक्शन हो गया, मान लो दोनों इवन है, A एंड C बोथ आर इवन, नंबर ऑफ वेज 15C2। सिमिलरली नंबर ऑफ वेज इफ मतलब दोनों ही आपके ऑड हो A और C, तो 15C2 प्लस 15C2 ये आपके पास नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। कितने हो गए ये? 15 इंटू 14/2 मतलब कि आपका 210 हो जाएगा ये, है ना। अब A आपका इसका मतलब 2 है, B आपका 1 है और C आपका 0 है। तो अब बस ABC आपके पास लिखा हुआ है, देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है? NC0² NC1² अप टू NCn²। ये तो मैंने कहा था, आप रटी लो क्या होता है ये NCR का स्क्वायर कहा गया है ना। तो ऐसा कर देंगे, R कहां से कहां तक? 0 से लेके N तक। क्या करना होता है? NCR तो रखो ही, इसको पलट दो, इसको लिख दो n-r। r कहां से? 0 से n। तो कितना आएगा? नीचे वाले सबस्क्रिप्ट्स का सम कांस्टेंट हो गया n के बराबर, तो दिस कम्स आउट एज 2nCn, है ना। तो 2nCn इसके लिए नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, आपके पास सारे टर्म्स प्रेजेंट हैं ही, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे ये दोनों, ये बिल्कुल टिपिकल आसान क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है P आपका एक मूविंग पॉइंट है प्लेन में, सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 फिक्स पॉइंट A एंड B इज K, देन लोकस ऑफ P, ठीक है। तो ये बात भी हमने कही थी कि इलिप्स PA प्लस PB इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक इलिप्स की ओर जा सकता है, ठीक है, अगर, ठीक है, ये आपका A है, ये आपका B है और आप कहते हो कि इलिप्स बनाना है। तो इलिप्स बनाना है तो अपन P पॉइंट अगर यहां लेंगे तो PA प्लस PB, ठीक है, ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा PAB, और इसका मतलब क्या है कि PA प्लस PB आपका कैसा होना चाहिए? AB से बड़ा होना चाहिए। तो इलिप्स के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि ये जो कांस्टेंट K है वो कैसा हो? AB से बड़ा हो। तो ऑप्शन C आपका आएगा। और इसके अलावा अगर देखें K अगर AB के बराबर हो जाए, ठीक है, तो K AB के बराबर हो जाए मतलब PA प्लस PB इज इक्वल टू AB की बात की जा रही है, और ऐसे में P आपका AB वाले सेगमेंट पे कहीं भी लाई कर सकता है, बिकॉज PA प्लस PB इज इक्वल टू AB। तो ये बात भी हमने डेफिनेशन या फिर कह लो नोट्स के थ्रू भी जो भी इंटरेक्शन सेशन हुए थे वहां पे भी डिस्कस किया था। तो ये टिपिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है? 7 people leave their bags outside temple and returning after worshipping they picked one bag each at random. In how many ways? At least one and at most 3 of them get correct bags. डी अरेंजमेंट का सवाल हो गया, है ना। 7 बैग्स रखे हुए थे, कोई भी मतलब कहा जा रहा है कि कम से कम एक को तो अपना सही बैग मिल जाए, और एक कहा गया है कि एट मैक्स 3 लोगों को सही बैग मिले, ठीक है। तो 3 लोगों को अगर सही बैग मिले, है ना, तो अगर एटमोस्ट 3 लोगों को सही मिलेगा तो इसका मतलब कि कम से कम मतलब 4 लोगों को तो डी अरेंज करना पड़ेगा, है ना। 4 लोगों को डी अरेंजमेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। 7 में से 4 चीजें डी अरेंज्ड होनी चाहिए, है ना। 3 चीजें एग्जैक्टली 3 की बात करी है मैंने कि एग्जैक्टली 3 लोगों को सही बैग्स मिले हैं, ठीक है।
एग्जैक्टली दो लोगों को सही बैग मिलेगा तो इसका मतलब 5 चीजों का आपको डीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और एग्जैक्टली 6 चीजों का डीअरेंजमेंट हो, मतलब एग्जैक्टली 6 लोगों को सही मिले, क्या बात करी गई है, एट लीस्ट वन एंड, हाँ, तो जब एक आदमी को सही बैग मिलेगा तो बाकी 6 के डीअरेंजमेंट होंगे। एक आदमी को सही बैग मिलेगा, बाकी 6 के डीअरेंजमेंट होंगे। तो डीअरेंजमेंट के सिंपल फॉर्मूले लगा लेते हैं अपन, ठीक है। 7 थे ना, ठीक है, तो आपको D4 पे जाना है, 4 चीजों का डीअरेंजमेंट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 में से पहले तो आपको 4 चीजें सेलेक्ट करो, ठीक है, सॉरी 7 में से आप, हाँ 4 चीजों सेलेक्ट करो, या फिर ऐसे कहो कि 7 में से 3 चीजें तुमने सेलेक्ट करी जो कि सही लोगों को देनी है। तो सही लोगों को अगर 3 बैग्स हैं तो वो तो सही लोगों को देने का तो एक ही तरीका होगा, तो 7C3। इसके बाद बचे 4 चीजें, 4 चीजों का आपको डीअरेंजमेंट करना है। नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल, 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल, यही होगा, ठीक है। D4। D5 में क्या आएगा, 7 में से 2 लोगों को सही बैग्स दे दिए, बाकी 5 चीजों का डीअरेंजमेंट करना है। सॉरी 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 5 फैक्टोरियल। और ऐसे ही 7 में से 1 को सही, बाकी 6 फैक्टोरियल, 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल, 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 5 फैक्टोरियल और प्लस 1 बाई 6 फैक्टोरियल। ये आपके पास नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स व्हिच इज पैरेलल टू y इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है। आपको क्या चाहिए, 1 स्लोप की लाइन चाहिए। तो इस इलिप्स के लिए, ठीक है, आपके 1 स्लोप की लाइन क्या आएगी, टेंजेंट y इज इक्वल टू x प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर कितना है 16 प्लस 16 इंटू m स्क्वायर 1 ही है और b स्क्वायर 9, तो x प्लस माइनस 5 ये आपकी रिक्वायर्ड टेंजेंट्स है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालते हैं अपन, तो एट x1 y1 कहते हैं अपन कि x1 y1 वाले पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन होगी x1 बाई 16 प्लस y1 बाई 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है। और हम कहते हैं कि ये x1 y1 कुछ ऐसे रहे होंगे कि दिस कम्स आउट एज x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, ऐसा क्या, ठीक है, यही है ना इक्वेशन। तो अब कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। कोफिशिएंट्स कंपेयर किए तो क्या मिलेगा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है x1 बाई 16, नीचे 1, यहाँ y का कोफिशिएंट y1 बाई 9, नीचे माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन प्लस माइनस 5। तो यहां से अब आप x1 y1 निकाल सकते हो, डायरेक्टली कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं हम। पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिखी और जो तुम्हारी टेंजेंट की इक्वेशन है उसके साथ कोफिशिएंट कंपेयर कर लो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है। 6 क्वेश्चन में सबसे पहले मैं पी ए माइनस पी बी वाली चीज की बात कर लेता हूँ। जैसे ए आपके पास दिया गया है -1,1, ठीक है, ए है -1,1 और बी है तुम्हारा 3,4, बी आपका दिया गया है 3,4, ठीक है। और एक लाइन दी गई है y इज इक्वल टू x, ठीक है। तो P पॉइंट ऐसा रखना है आपको कि PA माइनस PB आपका मान लीजिए मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना हो, ठीक है। तो आप देखो कि अगर P पॉइंट इस AB लाइन से अलग कहीं भी लिया, मान लो P यहाँ पे लिया, तो विद AB दिस P विल फॉर्म अ ट्रायंगल, और ट्रायंगल के लिए तो ये पता होता है ना कि PA माइनस PB दो साइड्स का डिफरेंस तीसरी साइड से हमेशा छोटा होता है, ठीक है इतना। तो PA माइनस PB आपका हमेशा AB से छोटा होगा अगर ट्रायंगल फॉर्म हुआ तो हम सोचते हैं कि अगर इसको मैक्सिमाइज करना चाहें हम तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन कहेंगे कि अगर PAB के साथ मिलकर ट्रायंगल ना बनाए, PAB के साथ ट्रायंगल ना बनाए तो फिर ये क्या हो सकता है, तो फिर ये एक AB वाली लाइन में ही P को लाई करना पड़ेगा, तभी तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। व्हेन PA एंड B विल बी कोलिनियर। तो अगर हम
ए बी और पी, मतलब मान लो ये जैसे लाइन है y इज इक्वल टू एक्स वाली, ठीक है, और ये ए बी लाइन है, तो P पॉइंट यहाँ पे रख लें, तो पी ए माइनस पी बी आपका कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ए बी के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मली तो पी ए माइनस पी बी आपका ए बी से छोटा होता है, बट वी विल ट्राई कि पी ए माइनस पी बी ए बी के बराबर हो जाए, तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो पी ए माइनस पी बी की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगी, ए बी के बराबर, व्हेन पी ए एंड बी विल बी कोलिनियर, ठीक है। और जब ये P होगा यहाँ पे कहीं मान लिया, तो ए बी के बीच की डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, ए बी के बीच की डिस्टेंस यही है तुम्हारा 5 यूनिट्स, है ना। तो पी ए माइनस पी बी की मैक्सिमम वैल्यू 5 के बराबर होगी। पी ए माइनस पी बी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो पी ए माइनस पी बी की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। एक ऐसा पॉइंट इस पे ले लो जो कि इससे भी जितनी डिस्टेंस पे है उतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ से भी है, तो पी ए माइनस पी बी की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू इज 5, मिनिमम वैल्यू इज 0, ठीक। फिर आते हैं अपन अब ये पी ए प्लस पी बी की बात कर रहा है, और पी ए प्लस पी बी की मैक्सिमम वैल्यू तो समझ ही सकते हो, जितना दूर चले जाओ तो पी ए प्लस पी बी की मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट की तरफ जा सकती है, मतलब वो डिफाइंड जैसी नहीं है ना, बहुत बड़ी क्वांटिटी हो सकती है। अब हमें अगर मिनिमाइज करना है तो क्या करते हैं, तो ये बताया गया था आपको कि अगर ये इस तरीके से लाइन है, ए बी दोनों उस लाइन के एक ही साइड एग्जिस्ट करते हैं, तो आप क्या करो, ए की मिरर इमेज ले लो y इज इक्वल टू एक्स में, चाहे b की मिरर इमेज ले लो। तो आपने क्या किया, मान लीजिए a की मिरर इमेज ली, ये क्वेश्चन आपने किए होंगे, a की मिरर इमेज आपके पास क्या आ गई 1, -1, इसकी y इज इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज क्या होगी 1, -1, ठीक है। तो अब आपने a की मिरर इमेज ले ली, और ये जो मिरर इमेज है इसको आप b से ज्वाइन कर दो। इस समय पे जो आपके पास यहाँ p आएगा वही आपका रिक्वायर्ड P है इन ऑर्डर टू मिनिमाइज PA प्लस PB, ठीक है। तो देखो आपने -1 का y इज इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज लिया, अब क्या करना है आपको a डैश और b को ज्वाइन कर देना है। तो a डैश और b को जब आप ज्वाइन करोगे तो इस लाइन अब a डैश और b को अगर आप ज्वाइन करने जाते हो तो ये P पॉइंट निकल करके आ जाएगा। वैसे आपको P पॉइंट तो पूछा नहीं गया है, डिस्टेंस पूछी जा रही है ना। तो जितना PA प्लस PB होगा उतना ही PA डैश प्लस PB होगा, है ना। A को A डैश हमने दिया है बिकॉज दीज 2 पॉइंट्स विल बिहेव एज सेम विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है, फॉर दिस लाइन, ठीक है। तो हमने इसी के रिस्पेक्ट में इसकी मिरर इमेज ले ली थी। तो हमने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि PA प्लस PB को मैक्सिमाइज करना, मिनिमाइज करना, तो PA प्लस PB की मिनिमम वैल्यू के लिए हमने क्या करना है, दिस विल बी इक्वल टू PA डैश प्लस PB, और PA डैश प्लस PB का मतलब क्या हुआ, दिस इज A डैश B। अब A डैश B डिस्टेंस निकाल लो, कितना आ रहा है 2 और इधर से 5 √29। तो ये चीज आपकी √29 के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, A, B और D तीनों ही आपके करेक्ट ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ लॉग की क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो इसको तो आप चाहो तो डायरेक्टली मतलब सॉल्व करके भी देख सकते हो, और वैसे भी चलो मैं सोल्यूशन एक बार देखता हूँ, वैल्यू पुट करके भी वैसे कर सकते हैं चेक। तो log 10 यहाँ पे रहा, इन दोनों का x² - 2x + 10 डिवाइडेड बाई x² - 2x, ठीक है, और प्लस ये भी इधर ही आ जाएगा x² - 2x इज इक्वल टू 1, है ना। ओके, तो दिस इज कमिंग आउट एज log बेस 10, यहाँ पे x² - 2x + 10 इज इक्वल टू 1। तो x² - 2x इज इक्वल टू 0 दिख रहा है ना, और x इज इक्वल टू 0 एंड 2। अब देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा एक्सेप्टेबल है। तो 0 अगर तुम रखते हो, ठीक है, तो इधर दिक्कत हो जाएगी, लेफ्ट साइड में log 10 1/x² - 2x लिखा हुआ है,
तो वो चीज़ तो log 10 के साथ क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वहाँ पे x को 0 तो आप नहीं रख सकते, इनफैक्ट x2 भी नहीं रख सकते। तो इसका मतलब कि ये चारों ही ऑप्शंस नहीं होंगे, क्योंकि x इक्वल टू ना तो 0 रखा जा सकता है 1/x² माइनस 2x में, ना तो वहाँ 0 रखा जा सकता है और ना ही 2 रखा जा सकता है। तो इसका मतलब आपके चारों ऑप्शन सोल्यूशन नहीं है, मतलब आपको चारों मार्क करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहा गया है कि सर्कल दो हैं और इनके लिए पूछा जा रहा है कितनी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लेंथ ऑफ। तो बहुत आसान सा, आपको क्या देखना है, सबसे पहले पोजीशन कैसी है सर्कल्स की, ठीक है। तो सर्कल्स के सेंटर के बीच की डिस्टेंस C1 C2, ठीक है, कितनी है, एक का सेंटर है 0 0, एक का सेंटर है 3,3, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 3√2, है ना। और R1 प्लस R2 कितना है, R1 प्लस R2 इज इसका तो 1 ही है रेडियस, और दूसरे वाले का रेडियस कितना है 1 के बराबर ही है, ठीक है। ठीक, तो C1 C2 आपका R1 प्लस R2 से बड़ा है ना। C1 C2 आपका R1 प्लस R2 से बड़ा है, C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। तो किस तरीके से पोजीशन होगी, ऐसा कुछ, है ना, ठीक है। तो अगर इस तरीके का रहा तो हमारे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो जाएंगी दो, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी दो होंगी, बिकॉज दीज टू आर नाइदर टचिंग नॉर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो 4 कॉमन टेंजेंट्स होंगी, 2 डायरेक्ट 2 ट्रांसवर्स। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ कितनी होती है, तो दिस वाज C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है कि b sin a इज इक्वल टू a लेस देन a, इन सब के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो मतलब साइन रूल को आपको एक बार को रेफर करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए b sin a, इसकी बात करूं मैं तो इसका मतलब क्या है 2r sin a sin b, यही है ना, b की जगह 2r sin b रख दिया मैंने। और a का मतलब क्या है, a का मतलब है आपका 2r sin a, है ना। तो sin भी आपका भाई इसमें और मल्टीप्लाई हो जा रहा है, यही है ना। तो इस साइन भी तो एक ऐसी क्वांटिटी होगी जो कि 0 से 1 के बीच होगी, या फिर 1 के बराबर हो सकती है व्हेन b इज इक्वल टू π/2। तो अगर आपका एंगल b π/2 है तब तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, मतलब इस केस में आपका b sin a के बराबर हो गया। अगर b आपका π/2 नहीं है, कुछ भी और है, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी 0 से 1 के बीच होगी, और 0 से 1 के बीच की क्वांटिटी को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2r sin a में, तो वो जो पहले 2r sin a था उससे तो कुछ छोटा ही हो जाएगा ना भाई। 10 को अगर 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 से छोटा ही हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि b sin a आपका a से हमेशा छोटा ही होगा इफ एंगल b इज नॉट इक्वल टू π/2। फिर π/2 से बड़ा रहे छोटा रहे b sin a, लेकिन आपका हमेशा a से छोटा ही होगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कहा गया है, साइन ऑफ ABC इन द फिगर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, ए पॉजिटिव है ना, सी भी देख के पता चल रहा है, वाई इंटरसेप्ट आपका कैसा है, पॉजिटिव है, और वर्टेक्स के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है कि -b/2 है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है आपका, पॉजिटिव दिख रहा है, तो इसका मतलब -b आपका पॉजिटिव होगा बिकॉज ए वाज आल्सो पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब b कैसा रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा। तो ए और सी पॉजिटिव है, बी आपका कैसा है, नेगेटिव है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या कहा गया, a1 a2 b1 b2 ये सब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। a1 25 और b1 आपका 75 है, a 100 प्लस b 100 इज इक्वल टू 100। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपके पास a1 आपका 25 है ना, तो a 100 प्लस b 100 के बारे में कहा गया कि दिस इज कमिंग आउट एज 100, है ना। तो a 100 का मतलब क्या होगा, a मतलब पहला टर्म और प्लस 99d, ठीक है। इसके कॉमन डिफरेंस को मैं d1 लेता हूँ, और इसके लिए 75 प्लस 99d2 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से देखिए आपका d1 प्लस d2 कितना आ जा रहा है, 0 के बराबर। तो d1 प्लस d2 0 आ गया, इसका मतलब कि
कॉमन डिफरेंस जो है आपके कैसे हैं, अपोजिट साइन के हैं, ठीक है, क्योंकि एक 5 होगा तो दूसरा -5 होगा। फिर देखिए आपके पास an प्लस बी एन इज इक्वल टू 100 की बात करी गई, तो बिल्कुल ऑप्शन बी में अगर आप देखो an का मतलब क्या होगा 25 प्लस n माइनस 1 इंटू d1, और bn का मतलब क्या होगा 75 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। तो जब दोनों का सम करोगे तो 100 आएगा, और यहाँ n माइनस 1 के साथ आ गया d1 प्लस d2, और ये तो 0 है ही, ठीक है। तो इसलिए आपका ये हमेशा 100 के बराबर ही होगा, है ना। और सी ऑप्शन भी इसी वजह से, बिकॉज a1 प्लस b1 इज 100, a2 प्लस b2 इज 100, सिमिलरली a100 प्लस b100 इज ऑल्सो 100, तो 100 ही आपका बनने वाला है कितनी बार, 100 टाइम्स, ठीक है। सी ऑप्शन में a1 प्लस b1 इज 100, a2 प्लस b2 अगेन 100, सिमिलरली a100 प्लस b100 इट इज अगेन 100, तो 100 आपका कितनी बार बन गया, 100 टाइम्स बन गया, सो इट इज कमिंग आउट एज 10,000, ठीक है। a1 प्लस b1, a2 प्लस b2, a3 प्लस b3 ये सभी आपके कैसे हैं, AP में हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या कहा जा रहा है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर दिस एंड a अपॉन a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, अभी तक के सारे क्वेश्चन बड़े इजी से थे। इसमें देखो अगर आप रेसिप्रोकल करके प्रोसीड करो a प्लस बी प्लस सी बाई ए का होल स्क्वायर, तो इसको आप समझ सकते हो कि ये क्या लिखा है, स्प्लिट कर लें, a बाई ए इज 1, b बाई ए एंड c बाई ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल ही आपको चाहिए ना, तो b बाई ए का मतलब क्या होगा, माइनस b बाई ए इज सम ऑफ रूट्स, तो b बाई ए इज माइनस सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स कितना है, अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 अपॉन अल्फा प्लस 1, और आगे आपने लगा दिया माइनस साइन, ठीक है, ये आपका b बाई ए हो गया। अब c बाई ए की बात करते हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा इंटू अल्फा प्लस 2 बाई अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 1 माइनस, ठीक है। यहाँ तो आपका अल्फा प्लस 1 गया कट, यहाँ बचा आपके अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, ठीक है, और दिस इज अल्फा प्लस 2 बाई अल्फा पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना आ रहा है, अब अगर इसको सिंप्लीफाई करने की ट्राई करें अपन, दिस इज कमिंग आउट एज 1 माइनस, एलसीएम ही ले लेते हैं, है ना, तो एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 माइनस दिस इज 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 नहीं 4 अल्फा माइनस 1, ठीक है, और इसमें भी आपका अल्फा प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 2 और डिवाइडेड बाई अल्फा अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर ये साफ हो गए, बाकी आपका अल्फा माइनस 4 अल्फा इज माइनस 3 अल्फा, माइनस 3 अल्फा इससे कट गया, ये भी खत्म हो गया, माइनस 1 प्लस 2 1 बचा, 1 अपॉन अल्फा अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो दिस इज कमिंग आउट एज, एवरीथिंग इज कमिंग आउट एज 1 अपॉन अल्फा अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर। लेकिन ये तो आपने रेसिप्रोकल की वैल्यू निकाली है, आपको तो इसका उल्टा चाहिए, मतलब दिस विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13th में क्या कहा जा रहा है, n रेज टू पावर m प्लस 1, n रेज टू पावर m प्लस 1 डिवाइड्स किसको, अब एक जीपी लिखी हुई है 1 से लेकर के n की पावर 127 तक, कितना हो जाएगा जीपी का सम, n की पावर 128 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, ठीक। कौन कौन इसको डिवाइड कर लेगा, ठीक है, n आपका कैसा है, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर आप देखो n की पावर 64 अपन यूज करते हैं, ठीक है, तो n की पावर 64 जब आप यूज करोगे तो क्या आएगा, ये यहाँ पे n की पावर 64 प्लस 1 है ना, n की पावर 64 प्लस 1 से आप डिवाइड करने वाले हो,
ठीक है, इस पूरी क्वांटिटी को। ठीक है, तो ए ऑप्शन है आपका 64, उसको चेक कर रहे हैं। तो इफ वी डिवाइड दिस बाय n की पावर 64 प्लस 1, तो व्हाट विल बी द आउटकम, यही आएगा, विच इज 1 प्लस n स्क्वायर अप टू n की पावर 63। यही है ना, ये भी तो एक जीपी का ही सम है इस जीपी का। तो ऑब्वियसली ये क्वांटिटी कैसी है आपकी, इंटीजर है, बिकॉज n इज नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब m की जगह अगर हम 64 रखते हैं तो काम अपना चल रहा है, क्योंकि m की वैल्यू 64 रखने पे आपकी वैल्यू ये आती है, जो कि एक्चुअली ये इंटीजर ही है। ठीक है, 32 भी रख दोगे तो क्या होगा, 64 के बाद 38 है, 8 भी रख दोगे तो क्या आएगा, n की पावर 32 की पहले बात कर लेता हूँ। ठीक है, 32 आपका जिस भी ऑप्शन में हो, डी ऑप्शन में है ना, तो 32 से अगर डिवाइड करोगे तो इसके फैक्टर्स करो, क्या आएंगे, n की पावर 64 माइनस 1, n की पावर 64 प्लस 1। ठीक है, अब आपने नीचे n माइनस 1 है, इसको आपने डिवाइड किया n की पावर 32 माइनस 1 से। ठीक है, तो n की पावर 32 प्लस 1 से, इससे आप डिवाइड कर रहे हो m की जगह 32 रख के, तो ये इसको कट करेगा, कितना आएगा, n की पावर 32 माइनस 1, नीचे एक n माइनस 1 है ही, और एक साथ में इंटीजर है n की पावर 64 प्लस 1, ये तो इंटीजर है ना, बिकॉज n इज इंटीजर, एंड दिस इज अगेन 1 प्लस n प्लस अप टू n की पावर 31। तो ये भी आपका कैसा है, एक इंटीजर ही है। सिमिलरली आप 16 के लिए भी कर सकते हो, 8 के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका इंटीजर्स ही क्रिएट होंगे, सबसे डिविजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमने कई बार पहले भी कर रखा है, फिर से एक बार आ गया एग्जाम में, कर लेते हैं, है ना। क्या कहा गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल रूट्स व्हिच रिमेन्स अनचेंज्ड इवन आफ्टर स्क्वायरिंग देयर रूट्स। ठीक है, तो देखिए आपको क्या चाहिए कि मतलब अल्फा बीटा से जो इक्वेशन बने वही अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर से भी बने। तो आप क्या चाहोगे कि सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा शुड बी सेम एज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा शुड बी सेम एज अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर। तो यहां से आपके पास क्या निकल करके आ रहा है कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 या फिर 1 हो सकता है। ठीक है, अल्फा बीटा आपका 0 या फिर 1 के बराबर होना चाहिए। अब पहला केस लेता हूं मैं, केस 1, जब अल्फा बीटा 0 के बराबर है। तो अगर अल्फा बीटा 0 के बराबर है, या तो अल्फा को या तो बीटा को 0 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ, इसको भी थोड़ा सा अपन चेंज कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा अगर आपका 0 हो गया, ठीक है, तो क्या आएगा, अल्फा की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी, है ना। अगर मैं बीटा को 0 रखता हूं, इफ बीटा इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स कि अल्फा 0 हो जाए या फिर 1 हो जाए। सिमिलरली अगर मैं अल्फा को 0 रखता हूं तो बीटा के पास क्या चांसेस हैं, या तो 0 हो जाए या तो 1 हो जाए। तो क्या रूट्स हो सकते हैं, या तो दोनों रूट्स 0 हो जाए या तो 0 और 1 हो जाए, यही चांसेस है। ठीक है भाई, 0 1 और 1 0 तो सेम ही है ना, इक्वेशन तो एक ही फॉर्म होने वाली है। ओके, एक तो ये केस हो गया। केस 2 देखते हैं अपन। ठीक है, केस 2 क्या बनेगा, जब आपका अल्फा बीटा 1 के बराबर है। तो इस केस में देखो यहां से कि केस 2 में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2, जब अल्फा बीटा आपका 1 के बराबर है। केस 2 है अल्फा बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको अगर मैं t मान लूं तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा विच इज t, इट इज कमिंग आउट एज 2 और माइनस 1। ठीक है, तो या तो ये 2 हो जाए या तो माइनस 1 हो जाए। तो इक्वेशंस क्या क्या बनेंगी, अल्फा प्लस बीटा 2 है, अल्फा बीटा 1 है, तो 1 इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और एक एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 यहां से, और मतलब ये तो क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है, और ये इससे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो ये ओवरऑल आपके पास 4 इस तरीके के इक्वेशंस फॉर्म होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन कॉम्प्रिहेंशन 15 16 आपको नॉर्मल पॉइंट से कोरिलेट करते हुए कहा जा रहा है ना। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो सबसे पहले तो टेंजेंट्स की बात की गई है, जो आपने T1 और T2 पे खींचे हैं। तो T1 पे खींचा गया टेंजेंट T1y इज इक्वल टू एक्स प्लस 81 स्क्वायर, और T2 पे T2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 82 स्क्वायर, यही आएगा, है ना। अब क्या कहा जा रहा है कि ये कहाँ मीट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस ए पे। तो
तो अगर ये x इज इक्वल टू माइनस ए पे मीट करते हैं, है ना, तो x की जगह आपने माइनस ए रख दिया बिकॉज, या फिर ऐसे निकाल ही लेते हैं ना इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर आप देखो इसको आपने t2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको आपने t1 से, पूरी इक्वेशन को, और डिफरेंस ले लीजिए तो क्या आएगा, y कट जाएगा, ठीक है, 0 इज इक्वल टू x के साथ t2 माइनस t1, ठीक है, और प्लस a t1 स्क्वायर t2 माइनस t2 स्क्वायर t1। तो x के साथ में t2 माइनस t1 और यहाँ पे a के साथ में t1 t2 इंटू t1 माइनस t2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि अगर ये 0 है ना, तो एक t2 और t1 तो डिफरेंट है, इसका मतलब t2 माइनस t1 को अगर आपने कॉमन निकाला तो यहाँ x माइनस a t1 t2, दिस इज 0, है ना, ठीक है। इतनी बात, ये तो 0 हो नहीं सकता बिकॉज दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो t2 एंड t1 आर नॉट सेम। तो यहाँ से आपको क्या मिला, x इज इक्वल टू a t1 t2, सॉरी ये होता ही था t1 t2 का पॉइंट, t1 t2 पे खींचे गए पॉइंट, टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंड दिस इज -1, सो योर t1 इंटू t2 इज कमिंग आउट एज -1। t1 t2 आपका कैसा है, -1 के बराबर है। तो अगर t1 t2 आपका -1 के बराबर है, ठीक है, तो t1 t2 का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1 होना चाहिए, है ना। इसका मतलब कि आपका ए बी ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि वहां पे t1 और t2 जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो +1 दिया है, तो रिजेक्ट कर दीजिए। सी डी में से कुछ होगा, है ना। अब देखिए, अब को नॉर्मल पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में देखें तो वहां क्या होता है, t1 प्लस t2 प्लस t3 इज इक्वल टू 0, यही होता है, ठीक है। t1 t2 प्लस t2 t3 प्लस t3 t1 इज इक्वल टू 2a माइनस h बाई a, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, t1 t2 t3 इज इक्वल टू माइनस k बाई, यही है ना, ठीक है। अब t1 t2 आपका -1 है और आपको चाहिए बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता चल चुके हैं, सम ऑफ रूट्स और चाहिए। तो t3 की अगर हम बात करें यहाँ से, तो t1 प्लस t2 ही तो सम ऑफ रूट्स है, इज इक्वल टू -t3, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स ऑफ t1 t2 दैट विल बी समथिंग लाइक t1 प्लस t2 इंटू x प्लस t1 t2, यही होगा ना, इज इक्वल टू 0, और t1 प्लस t2 आपका -t3 है, तो दिस इज -t3। t1 t2 कितना है, -1, ये आपके पास इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि t1 और t2 जो है आर द एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला। तो फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला मतलब यही होता है, अगर t1 t2 एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड है तो t1 t2 का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। और फिर कह रहा है लोकस निकालिए आप hk का। तो आपने क्या करना है, hk से तो सेटिस्फाई करके उसने इक्वेशन दे ही दी है, ठीक है। t1 t2 अगर आपका -1 होगा तो t1 t2 अगर आप -1 यहाँ पे रख देते हो तो t3 कितना आएगा, k बाई a आएगा, है ना। और दिस t3 शुड सेटिस्फाई दैट क्यूबिक, क्योंकि उसका रूट है भाई at क्यूब प्लस 2a माइनस h इंटू t और माइनस k इज इक्वल टू 0, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट, सॉरी ये होगा ना, तो t3 इज इक्वल टू माइनस के बाई ए, है ना। तो ये माइनस के बाई ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो करवा दो बस, a इंटू माइनस के बाई ए का होल क्यूब प्लस 2a माइनस एच इंटू टी माइनस के बाई ए माइनस के इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको k में hk में जो रिलेशन मिलेगा दैट इज योर रिक्वायर्ड लोकस। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है 17-18 में क्या कहा गया है, ए बी सी तीनों ही पॉइंट्स ऐसे हैं कि ए पी बाई ए क्यू, बी पी बाई बी क्यू या सी पी बाई सी क्यू ये आपका 2:1 है, यही कहा जा रहा है। तो हमने कहा कि पता नहीं ऐसा कब होगा, ए बी सी कहाँ पे लाई करते होंगे, ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे। तो हमने मान लिया कि ए चाहे बी चाहे सी कैसे हैं, एच के है मान लो, और एच के की, ठीक है,
एच के की डिस्टेंस पी से एक बार निकालो और एक बार क्यू से, और दोनों का रेशियो कितना आना चाहिए, 2 के बराबर। तो एच के की डिस्टेंस पी से निकालोगे तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आएगी, और क्यू से निकालोगे तो कितनी आएगी, अंडर रूट एच माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 3 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज कमिंग आउट एज 2/1, स्क्वायर कर लिया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स एच माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स के माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर माइनस यहाँ से आपके पास है, सॉरी 9 और 9 18 हो गया, 18 और 4 72 भी आ गया, माइनस 6h तो 24h 24k, और यहाँ पे है आपके पास h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो दिस इज कमिंग आउट एज 3h स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर माइनस 24h माइनस 24k प्लस 72 इज इक्वल टू 0। तो h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 8h माइनस 8k प्लस 24 इज इक्वल टू 0। मतलब ऐसे बहुत सारे h के होंगे जो इस सर्कल पे एग्जिस्ट करते हो, जो भी h के इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। मतलब ये क्या हुआ, एक सर्कल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एक सर्कल जिसका सेंटर 4,4 हो और रेडियस क्या है, √8 है ना, √8 रेडियस। इस सर्कल पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी इस कंडीशन को मीट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, सर्कल पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इसका मतलब इनफाइनाइट ऐसे ट्रायंगल्स बन सकते हैं। और अगर A चाहे B चाहे C सब इसी सर्कल पे लाई करता है, तो इस ABC वाले ट्रायंगल की बात की जा रही है ना, इस ABC ट्रायंगल का सर्कम सेंटर क्या होगा, 4,4, क्योंकि ABC तीनों ही तो इसी सर्कल के पॉइंट्स हैं, तो सर्कम सर्कल तो यही रहा ना, और उसका सेंटर क्या होगा 4,4, रेडियस क्या होगा √8। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है ये देखा जाए तो पेपर 1 में कहें तो इजी पेपर था आपका। लास्ट वाले कॉम्प्रीहेंशन में थोड़ी सी मेहनत करनी है और हल्का सा मेहनत आपको करनी है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। बाकी सारे क्वेश्चंस आपके काफी इजी थे। पेपर विल बी रेटेड एज इजी टू मॉडरेट।